यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, यंग का व्यतिकरण प्रयोग। इंटरफेरेंस को सबसे पहले थॉमस यंग ने 1801 में ऑब्जर्व किया था। उनका यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा कि लाइट का वेव नेचर भी होता है। यंग का यह एक्सपेरिमेंट इस हाइपोथेसिस पर बेस्ड था कि जिस तरह से पानी में तरंगें वेव्स होती हैं, उसी तरह से लाइट में भी वेव होती है और लाइट वेव्स भी ठीक उसी तरह से बिहेव करती हैं जिस तरह से पानी की वेव बिहेव करती हैं। थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिंगल वेव फ्रंट को दो वेव फ्रंट्स में स्प्लिट किया और फिर ऐसा लगा कि जैसे यह दो वेव फ्रंट दो डिफरेंट सोर्सेज से निकल रही हों। उसके बाद इन्होंने इन दो वेव फ्रंट्स को इंटरफेयर किया, उनके बीच में इंटरफेरेंस हुआ और इंटरफेरेंस होने के बाद जो हमको पैटर्न मिला वह एक सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न था। अपने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने एक पिनहोल लिया एस। पिनहोल एस एक लाइट सोर्स के रूप में कार्य करता है। इससे लाइट डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज होकर जब वो आगे बढ़ती है तो उसको दो दूसरे पिनहोल मिलते हैं, S1 और S2। ये जो पिनहोल S1 और S2 हैं वो पिनहोल S से इक्वी डिस्टेंस यानी एक समान दूरी पर हैं और दोनों S1 और S2 पिनहोल्स एक दूसरे के करीब हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब दो पिनहोल S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स स्फेरिकल वेव्स हैं, ये कोहेरेंट भी हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी और स्क्रीन XY पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। यदि हम पिनहोल S1 और S2 इन दोनों पिनहोल में से किसी भी एक पिनहोल को बंद कर देते हैं तो स्क्रीन XY पर दिखने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में यदि हमको स्क्रीन XY पर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए है तो लाइट को टू डिफरेंट सोर्सेज से निकलना आवश्यक है और लाइट कोहेरेंट भी होनी चाहिए। थॉमस यंग को स्क्रीन XY पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, उस इंटरफेरेंस पैटर्न को उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से एक्सप्लेन किया और उन्होंने बाद में यह भी कैलकुलेट किया कि फ्रिंजेस जो उनको स्क्रीन XY पे प्राप्त हुई थी, उन फ्रिंजेस के बीच की दूरी के हेल्प से, उसकी मदद से उन्होंने लाइट की वेवलेंथ या लाइट की तरंगदैर्घ्य को भी ज्ञात किया। तो यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया, वो इंटरफेरेंस पैटर्न में उनको ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त हुई, जिन्हें कि हम इंटरफेरेंस बैंड भी कहते हैं। तो अब स्क्रीन XY के किसी भी पॉइंट P पर जो फ्रिंज है, उस फ्रिंज के बीच में स्पेसिंग और इंटेंसिटी को ज्ञात करने के लिए आप राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम की हम मदद लेते हैं। तो लाइट सोर्स S1 और S2 से निकलने वाली लाइट, इनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, वो स्क्रीन XY पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं और इस इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होते हैं। अब आप स्क्रीन XY पर कोई पॉइंट लेते हैं P और जहां CP जो है वो X के बराबर है, तो पॉइंट P पर जो हमको इंटरफेरेंस मिलेगा वो इंटरफेरेंस S2P माइनस S1P के पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। अब स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि XY स्क्रीन पर किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा। अब हम डिस्टेंस S1P और डिस्टेंस S2P पता लगाते हैं। तो S1P और S2P पता लगाने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला भी पता होगा, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब होगा S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर, और S2P के लिए होगा S2P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का स्क्वायर। एक्चुअली में जो स्मॉल d है वो पिनहोल S1 और S2 की पूरी दूरी है, उसके बीच की दूरी है d, और हमने बीच में से सेंटर लाइन खींची है जो SC। तो हमारा पिनहोल S1 और S2 ये सेंटर लाइन से हो जाता है D/2
ऊपर की तरफ और d/2 नीचे की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब s2p² और s1p² इनको माइनस करें तो हमको मिलेगा s2p² माइनस s1p² इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में आएगा d² प्लस x प्लस d/2² माइनस सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा d² प्लस x माइनस d/2²। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली हमको मिलता है s2p² माइनस s1p² इज इक्वल टू 2xd। अब आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा, वो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस y² इज इक्वल टू x प्लस y, x माइनस y, या ab के फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो s2p² माइनस s1p² को हम लिख सकेंगे s2p माइनस s1p पहले ब्रैकेट में, s2p प्लस s1p दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू ट्वाइस xd। अब s2p प्लस s1p को हम दूसरी साइड भेज देते हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा, s2p माइनस s1p इज इक्वल टू ट्वाइस xd अपॉन s2p प्लस आपको ये भी पता है कि दोनों पिन होल के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल d, वो पिन होल और स्क्रीन के बीच के d यानी जो कैपिटल D है उससे बहुत छोटा है। तो d इज वेरी वेरी स्मॉल टू कैपिटल D। तो अब हम s2p प्लस s1p को लिख सकते हैं 2d। तो अब हमारा पाथ डिफरेंस होगा s2p माइनस s1p इज इक्वल टू ट्वाइस xd अपॉन 2d। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा xd अपॉन d। दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम है। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इनटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। पाथ डिफरेंस इसके पहले आपने कैलकुलेट किया है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस यानी xd अपॉन d। अब हमको दो तरह की फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दीप्त फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस को हम लोग बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंजेस की क्या कंडीशंस है, ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशंस है कि ब्राइट फ्रिंजेस आपको तभी मिलेंगी जब पाथ डिफरेंस s2p माइनस s1p यह λ/2 का इवन मल्टीपल हो, तो ही हमको पॉइंट P में ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, xd अपॉन d इज इक्वल टू 2n λ/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा x इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d, यानी x इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। और यह जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन आप ऊपर देख रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंजेस को प्राप्त करने की इक्वेशन है, यानी कि जो दीप फ्रिंजेस हैं उनको प्राप्त करने की इक्वेशन है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संतोषी व्यतिकरण को प्राप्त करने की कंडीशन है। अब डार्क फ्रिंजेस यानी अदीप्त फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशंस है पाथ डिफरेंस s2p माइनस s1p दिस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ये λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो पॉइंट P पे जो भी हमको फ्रिंज मिलेगी वो डार्क मिलेगी, मतलब ये xd अपॉन d इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2। तब हम इसी को लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन d। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन डार्क फ्रिंजेस को प्राप्त करने के लिए है, या ये फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। डार्क फ्रिंजेस से मतलब हमारा अदीप्त फ्रिंज को प्राप्त करने के लिए है, या विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। तो इस तरह से हमको ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस मिलेंगी। तो दो डार्क फ्रिंजेस या दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी क्या होगी, तो दो ब्राइट फ्रिंजेस की, जो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस है, एक साथ वाइट ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगे कंसेक्यूटिव, उनके बीच की दूरी कैसे पता लगाएंगे, उनके बीच की दूरी होगी xn-1 माइनस xn इज इक्वल टू d अपॉन 2d n-1 लैम्डा माइनस d अपॉन 2d n लैम्डा। आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा xn-1
माइनस एक्स एन इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। यही कंडीशन डार्क फ्रिंजेस के लिए लगेंगी। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी, कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी क्या होगी, वो होगी एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू डी अपॉन टू डी, टू एन प्लस वन लैम्डा माइनस डी अपॉन टू डी, टू एन माइनस वन लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा डी अपॉन डी। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, इनके बीच की दूरी एक समान है, और इस दूरी को यदि हम बीटा कहते हैं तो अब बीटा बराबर होगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, जहां बीटा क्या है, बीटा को हम फ्रिंज विड्थ भी कह सकते हैं, फ्रिंज के बीच की दूरी, फ्रिंज विड्थ। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ, कैपिटल डी जो दो हमारे पिन होल थे वो और स्क्रीन के बीच की दूरी, और स्मॉल डी दो हमारे जो पिन होल है उनके आपस के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी। तो स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं फ्रिंजेस कैसे हैं, और फ्रिंज की जो विड्थ है वो बीटा क्या होगी, लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये लैम्डा डी अपॉन डी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में भी दूरी होती है, और लैम्डा डी अपॉन डी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की भी दूरी होती है। तो यदि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी डी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ बीटा भी बढ़ जाती है, और इसी तरीके से यदि स्लिट्स के बीच में जो डिफरेंस स्मॉल डी है उसको कम कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। कैपिटल डी को बढ़ाएंगे तो बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, स्मॉल डी को कम करते हैं जो कि नीचे है तो बीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब क्लियर और ब्रॉड इंटरफेरेंस बैंड या फ्रिंजेस को प्राप्त करने की कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशन है जो स्क्रीन है वो सोर्स से दूर होना चाहिए, पहला। जो लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और कोहेरेंट सोर्सेज जो है, दो कोहेरेंट सोर्सेज जो हमारे थे वो एक दूसरे के करीब होना चाहिए। तो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन क्या है, तो पहले हम ये जाने कि सस्टेन इंटरफेरेंस होता क्या है, निरंतर व्यतिकरण है। सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होता है, सस्टेन इंटरफेरेंस से हमारा मतलब होता है कि यहां पर जो मैक्सिमा और मिनिमा हमको मिलता है उसमें समय के साथ, उसकी इंटेंसिटी में समय के साथ किसी तरह का परिवर्तन ना हो। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम सस्टेन इंटरफेरेंस या परमानेंट इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसको प्राप्त करने की कंडीशन है जो दो लाइट सोर्सेस हैं वो कोहेरेंट हों, लाइट सोर्सेस पतले हों, संकीर्ण हों, और लाइट सोर्सेस एक दूसरे के करीब हों। तो इस वीडियो में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।